ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में। तो दुनिया में 4 डायरेक्शन जो नॉर्मल होती है वो मुझे पता है, मैं उन सब डायरेक्शंस को भूल जाता हूँ। मैं याद रखूंगा कि मुझे सिर्फ ये 2 डायरेक्शन दे रखी है और कोई डायरेक्शन मुझे नहीं पता। तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, हम यहाँ पर जो O है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया बेटा O, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P। एक पॉइंट हो गया O और एक पॉइंट को P बोल दिया, चलिए इसको Q बोल दीजिए। जैसा आपको नोट्स में दे रखा है इसको Q बोल दीजिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ से O से मुझे 2 डायरेक्शन दे रखी है ना, दुनिया में 2 डायरेक्शन है बस, वो दे रखी है, वो 2 डायरेक्शन ले ली। मतलब ये है इस वेक्टर को इस दोनों डायरेक्शन में ही स्प्लिट करना है, इन दोनों वेक्टर्स के हिसाब से स्प्लिट करना है। ठीक है, तो O से आप क्या करिए, ये जो A वेक्टर है ना इसकी डायरेक्शन A वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए O पॉइंट से। ये हो गया, ठीक है, ये A वेक्टर के पैरेलल हो गया ये वेक्टर। फिर जो ये Q है ना, Q से B वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। तो B वेक्टर ऐसे है, ऐसे, तो Q से भी आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे। मेरी बात सबको समझ में आ गई? हर्ष, यस सर। बेटा समझ में आ गया? यस सर। सही है। अब मैंने क्या करा, मैंने 2 पॉइंट्स है मेरे पास, एक वेक्टर का होता है इनिशियल पॉइंट, एक वेक्टर का होता है टर्मिनेटिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट जहां वेक्टर खत्म होता है। तो जो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट से मैंने ए वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर खींच दिया, और जो टर्मिनल पॉइंट है क्यू, वहां से मैंने बी वेक्टर, ये जो बी वेक्टर है इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन जहां पर मिली है बेटा, इसको बोल दीजिए P। यहाँ लगाओ एक ऐसे एरो, ये हो गया OP, और फिर P से Q तक एक एरो ऐसे लगाओ कि P से Q तक जा रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा, OP जो है, जो ये वाला वेक्टर है, ये किसके पैरेलल है, A वेक्टर के। तो जब कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर सेम रहेगा, उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं इस वेक्टर को बोलूंगा लैम्बडा A वेक्टर। कांस्टेंट ले लिया लैम्बडा, लैम्बडा ए वेक्टर। इसी तरीके से जैसे ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर के एग्जैक्टली पैरेलल वेक्टर है ये, तो जब एक वेक्टर के पैरेलल दूसरा वेक्टर होता है तो उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको मैंने बोल दिया म्यू बी वेक्टर। बताइए ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, प्रियांशु क्लियर है? सर हमने इसमें पी क्यू को लेफ्ट साइड मतलब ओ क्यू क्यों नहीं बनाया वैसे? दोबारा बताओ, पी क्यू को। मतलब जो हमारा बी वेक्टर है उसको हमने आर वेक्टर के लेफ्ट साइड में क्यों नहीं बनाया पैरेललोग्राम लॉ जैसे? अच्छा, इसको पी वेक्टर को मैंने इस तरफ क्यों नहीं बनाया? नहीं नहीं नहीं, बी वेक्टर बी वेक्टर। ये जो बी वेक्टर है इसको, अच्छा इस हाँ तरफ क्यों नहीं बनाया? हाँ। हाँ बहुत बढ़िया। इस तरफ मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ जो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन का, वो कि इसका हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ओपी का हेड और पीक्यू का टेल, ये दोनों जुड़ गए, तो हमारा ओपी का टेल और पीक्यू का हेड जुड़ जाएगा। ये मैं ट्राइंगल लॉ बना रहा हूँ, ये मैंने ट्राइंगल लॉ लगाया। ट्राइंगल लॉ में ऐसे ही करते हैं ना, कि जैसे एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर यहां से लेते हैं। ये अगर मान लीजिए ए वेक्टर है और ये मान लीजिए बी वेक्टर है, तो फिर रिजल्टेंट ऐसे बन जाता है आर वेक्टर। और फिर ये आर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल। सर जो हम लोग ये रेजोल्यूशन कर रहे हैं उल्टा ही तो कर रहे हैं जो हम लोग इतनी देर से कर रहे थे, मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये या और ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए अभी तक मैंने क्या करा था, वेक्टर का एडिशन करा था, कि भाई अगर 2 वेक्टर्स दे रखे हो तो उन 2 वेक्टर्स को ऐड करके नया वेक्टर कैसे बनता है। अब उल्टी कहानी है कि अगर मुझे एक वेक्टर दे रखा है तो उन दो मतलब उस वेक्टर को क्या किन्हीं 2 वेक्टर्स में स्प्लिट करा जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि हाँ करा जा सकता है, और उस प्रोसेस को ही रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो अब उसका उल्टा देख रहे हैं, इसलिए ओके मैंने सर। उल्टा प्रोसेस फॉलो करा कि ये ओके वेक्टर मुझे पहले से दे रखा था,
समझ गए? यस सर। ठीक है, अनुराग, दृष्टि, ऐश्वर्या, बताइए बेटा, क्लियर है तीनों को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज पूछना। जब भी किसी वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर होता है तो उसमें हम कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बी वेक्टर के पैरेलल है तो मैंने म्यू वेक्टर, अब आप ये देखिए, मैंने जानबूझकर, जो अभी प्रियांशु ने डाउट पूछा था, मैंने जानबूझकर यहाँ पर क्या करा कि एक वेक्टर को तो मैंने ओ से ड्रॉ करा। उसका क्वेश्चन ये था कि दूसरा वेक्टर सर आपने ओ से क्यों नहीं ड्रॉ करा, आपने पी वाले को ही ओ से ड्रॉ करा। ठीक है, वो इस वजह से हमने ऐसा करा क्योंकि जो ट्रायंगल लॉ होता है ना वेक्टर एडिशन का, वो ये कहता है कि पहला वेक्टर तो आप ओरिजिन से ड्रॉ करोगे और दूसरा वेक्टर जो पहले वेक्टर का हेड है वो वहां से ड्रॉ करोगे। इस वजह से मैंने ये करा ट्रायंगल लॉ यूज करते हुए। ठीक है, अच्छा, तो अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि मेरे पास ओ से क्यू तक जाने के दो रास्ते हैं, एक तो है ओ से पी और पी से क्यू, और एक है सीधा ओ से क्यू। तो इससे क्या समझ में आता है कि दोनों रास्ते मंजिल पर तो सेम पहुंचा रहे हैं ना। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इंप्लाइज दैट ओ से क्यू तक जाने का पहला रास्ता, आसान रास्ता क्या है, ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर, ओ से क्यू तक पहुंचने का लंबा रास्ता ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, यही होता है वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब देखिए ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू बेटा गिवन है यहाँ पर, वो है आर वेक्टर, एंड व्हाट इज योर ओपी वेक्टर, इट इज लैम्डा ए वेक्टर, एंड व्हाट इज पीक्यू वेक्टर, पीक्यू वेक्टर इज म्यू बी वेक्टर। समझ गए? तो इस तरह से एक गिवन सिंगल वेक्टर को मैंने एक और दो दो अलग अलग वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये पेज नंबर 12 पर बिल्कुल नीचे यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। मैंने ये चीज बताई है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। फिर उसके बाद यहां पर ये बताया एज ओपी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, therefore OP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यहाँ पर कि because OP वेक्टर इज पैरेलल टू, because OP वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, ये जो OP वेक्टर है ये ए वेक्टर के पैरेलल है, इसीलिए मैंने इसको लैम्डा ए वेक्टर लिया है। जब पैरेलल होता है ना तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। because PQ वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, नेक्स्ट लाइन देखिएगा, as PQ वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, क्योंकि PQ और B दोनों के दोनों पैरेलल हैं, therefore मैंने PQ वेक्टर को एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया म्यू B वेक्टर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको म्यू B वेक्टर कर दिया। तो ये चीज यहाँ पर समझा रखी है ना उसमें। चले आगे सर, हाँ जी बताइए। बट मैथमेटिकली तो हम मतलब एक वेक्टर को कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में वो कर सकते हैं डिवाइड। हाँ, एक वेक्टर को कैसे भी मूव कर सकते हैं, जैसे ये है ना पैरेलली बेटा ले जा सकते हैं आगे पीछे कहीं भी। ठीक है, पैरेलली आगे पीछे कहीं भी ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन मत बदल देना बस उसकी। समझ गए? मतलब जब वो बोलते हैं रेजोल्यूशन करना तो वो डायरेक्शन थोड़ी देते, वो तो बस कहते हैं दो पार्ट्स में कर दो डिवाइड। जब रिजोल्यूशन होता है ना, जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन में मुझे कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर दे रखी होगी कि आप इस डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं, इस वेक्टर को स्प्लिट करते हैं। समझ गए? अब आप ये कहोगे कि क्या ऐसे वेक्टर बने हुए हैं कि अगर डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके का जो डायरेक्शन है वो बना हुआ आएगा, और नहीं तो जनरली क्या आता है, जो बिल्कुल जो दूसरे तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है कि एंगल दे रखा होता है, तो एंगल से ही मैं डायरेक्शन का अंदाजा लगाता हूँ। बताइए जी, क्लियर? चले आगे। अच्छा ठीक है, अनुष्का और आर्यन ढींगरा आप बताइए, दोनों क्लियर है? विनायक राजपूत सर। हाँ जी, यस सर। बोलो। सर स्कूल में सिर्फ उसी वाले मेथड से कराया था, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इफेक्ट वाले से। अरे मैं बता रहा हूँ, स्कूल में ये टॉपिक छुड़वा दिए गए हैं, स्कूल में ये टॉपिक छुड़वा दिए गए हैं, ये टॉपिक उन्होंने करवाए नहीं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, ये चीज पहले बतानी जरूरी है, उसके बाद में उस टॉपिक पर आता हूँ। जो आप पूछ रहे हो ना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आई कैप जे कैप के कैप, वही आ रहा है ना दिमाग में, या कुछ और? हाँ सर वही। हाँ, तो उस पर अभी मैं पहुंचूंगा, पहले ये बेस है, पहले ये हो जाए फिर वहां पर पहुंचता हूँ। ठीक है, ओके सर। ये उन्होंने छुड़वा दिया है,
क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, ऑनलाइन ये चीज समझाने में हो सकता है उनको प्रॉब्लम आ रही हो, तो इस वजह से शायद उन्होंने छुड़वा दिया हो। तो आप लोग समझिएगा, वहां तक भी हम पहुंचेंगे और बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे उस चीज को। अब अगला जो है पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर देखिए, जो सबसे ऊपर जो टॉपिक दे रखा है, यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन। यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर मैं वेक्टर को, एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर्स में स्प्लिट करूंगा तो वो चीज यूनिक होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। मतलब अगर मान लीजिए मैंने आर वेक्टर को लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर में स्प्लिट करा ना, तो आप ये कहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और दो वेक्टर्स हो और उनका सम भी आर वेक्टर के बराबर हो? हम कहेंगे नहीं, वेक्टर्स का सम इज ऑलवेज यूनिक। अब देखिएगा कैसे। यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब ही ये है कि अगर मैंने वेक्टर्स को एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व मतलब दोबारा बता रहा हूँ, तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, तो वो चीज यूनिक होगी। उसमें आप कोई इफ एंड बट नहीं लगा सकते कि भाई मेरा तो सर ये आ रहा है, उसका ये आ रहा है, उसका ये आ रहा है, नहीं, सबका सेम आएगा, सबका आंसर यूनिक आएगा, सेम आएगा। देखिए कैसे, मैं यहां कर रहा हूँ इस चीज को। आप लोगों को शुरुआत में एक चीज बताई गई थी, जीरो वेक्टर, याद है? प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, जिसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। यस सर। हाँ, अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी एक प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है? तो हमने ये कहा कि इसमें यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा, यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें क्या है कि हमें अभी मालूम है, मैं रिजोल्व करके आ रहा हूँ एक वेक्टर को। मैंने ये कहा कि एक वेक्टर मुझे दे रखा था ओरिजिनली आर वेक्टर, उसको मैंने रिजोल्व करके ऐसे लिख दिया, लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। तो लिखिएगा, देखिएगा आप लोग, नोट्स तो आपके पास हैं। लेट आर वेक्टर बी रिजॉल्व्ड, let R vector be resolved in the direction of A vector and B vector in another way. विनायक ऑनलाइन होगी। Let R vector be resolved in the direction of A vector and B vector in another way. ये वही चीज है कि मुझसे बोला जा रहा है कि अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, और आप पहले से ये मानकर चल रहे हो कि लेट रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, b आर रैशनल नंबर वेयर a एंड b आर को-प्राइम। याद आ गया होगा, 10th क्लास में करा था। तो यहाँ पर मुझे ये बोला जा रहा है यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन के आर वेक्टर को एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है जिसमें आर वेक्टर को रिजॉल्व करा जा सकता है, वो ये है जो मैंने एक बार कर दिया। हमने कहा कि लेट इट बी रिजॉल्व्ड इन अनदर वे, एक दूसरे तरीके से भी रिजॉल्व करा जा सकता है, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा डैश ए वेक्टर प्लस म्यू डैश बी वेक्टर। ठीक है, अगर मेरी ये वाली थी इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली थी इक्वेशन नंबर 2, तो हमने ये कहा कि इस तरीके से तो इसको रिजॉल्व कर ही दिया मैंने। हमने कहा कि इसको चलो जी एक तरीके से और रिजॉल्व किया जा सकता है, वो ये हो गया कि लैम्डा डैश ए वेक्टर प्लस म्यू डैश बी वेक्टर, ये भी आर वेक्टर है, ये भी आर वेक्टर है। तो हम ये कहेंगे सिंस 1 and 2 आर बोथ इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी आर वेक्टर है और ये भी आर वेक्टर है, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। इट इंप्लाइज दैट वन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा डैश ए वेक्टर प्लस म्यू डैश बी वेक्टर। ये हो गया। अब क्या करिए, ए वेक्टर वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और बी वेक्टर वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड ले आओ। तो
तो लैम्डा ए वेक्टर माइनस लैम्डा डैश ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू डैश बी वेक्टर माइनस म्यू बी वेक्टर। यहां से ए वेक्टर अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, और यहां से बी वेक्टर अगर कॉमन ले लिया जाए तो म्यू डैश माइनस म्यू। यहां तक बता दीजिए, यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, सभी को समझ में आ गया यहां तक? यस Yes, sir. ओके, अब हमारे पास ये है कंडीशन कि अगर दो वेक्टर्स, देखिए इधर अब ए वेक्टर में एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है विच इज लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, इधर बी वेक्टर में एक कांस्टेंट टर्म जिसको हम स्केलर बोलते हैं वो मल्टीप्लाई हो रही है विच इज म्यू डैश माइनस म्यू। अब कहानी ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये तो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये तो दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो भी जाएं या ये दोनों की कुछ ऐसी वैल्यू हो भी जाए, कैसी भी वैल्यू हो जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को ये इक्वल बना दे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे सिंस ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। अब अगर आप लोगों के पास नोट्स हो तो बिल्कुल शुरुआत में मैंने आप लोगों को जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज बताई थी, और उस प्रॉपर्टी में ये था कि if lambda and mu are two different non-zero real numbers, then the relation lambda a vector is equal to mu b vector can hold only if a vector and b vector are zero vectors। लेकिन a वेक्टर और b वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है यहाँ पर,